नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं, यूपी विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने का समय रह गया है, जिसके मद्देनजर संघ प्रदेश में एक्टिव हो गया है। शनिवार को राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल में संघ की 2 दिवसीय बड़ी बैठक हुई, जिसमें संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले और सर कार्यवाहक अरुण कुमार शामिल हुए। सह कार्यवाहक अरुण कुमार को अभी हाल ही में संपन्न चित्रकूट की प्रांत प्रचारक बैठक में भाजपा की जिम्मेदारी दी गई है। आज फिर संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले की प्रमुखता में समन्वय बैठक होने वाली है। इस दौरान संघ सरकार और संगठन के बीच समन्वय बिठाया जाएगा। साथ ही सरकार के कामकाज की समीक्षा भी होगी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक का हिस्सा होंगे। इसके अलावा प्रदेश के डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि संघ चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बड़े हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर पेश करेगी। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर, अनुच्छेद 370, जनसंख्या बिल जैसे राष्ट्रवाद के मुद्दे चुनाव में उठाए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजीव कपासिया ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है? ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद आज इस संघ की बैठक में शामिल होंगे और सबसे बड़ी बात है दोनों डिप्टी सीएम भी रह सकते हैं। देखो पूजा, देखिए उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2022 में योगी सरकार रिपीट करे, लेकिन जिस तरीके से संगठन, सरकार और आरएसएस के बीच तमाम तरीके के मतभेद की खबरें आती थी, उसको समन्वय के लिए अब अरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड में लगातार बैठक होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और इसके अलावा उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। संघ की ओर से बड़े नेता दत्तात्रेय होस बोले और उत्तर प्रदेश में सरकार और संघ में समन्वय के लिए नियुक्त किए गए अरुण कुमार शामिल होंगे। पहली बार शामिल होने वाले अरुण कुमार उत्तर प्रदेश सरकार और संघ में लगातार जिस तरीके की समानताएं हो, जिस तरीके की एकता के साथ 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। आप समझिए, उत्तर प्रदेश में 3 तलाक, लव जिहाद, धारा 370, राम मंदिर और उत्तर प्रदेश में तमाम जो धार्मिक पर्यटन के लिहाज से उत्तर प्रदेश को विकसित किया गया है, वो सब आम जन तक पहुंचाना है। और योगी आदित्यनाथ की जो हिंदुत्ववादी छवि है, उसको भुनाने का काम आरएसएस करेगा। निम्न छोटे स्तरों पर, बूथ लेवल पर लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात को पहुंचाने का काम करेगी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की योजनाएं, केंद्र मोदी सरकार की योजनाएं लगातार आम जन तक पहुंचाई ठीक जाएंगी। है संजीव, तो ये मान लिया जाए कि क्या संघ और संगठन दोनों की तरफ से ये बात तय हो चुकी है कि अब एजेंडा आगामी चुनावों में विकास से ज्यादा हिंदुत्व का रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए पूजा, जब नरेंद्र मोदी बनारस जाते हैं तब जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव बोलते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी सारे एजेंडों पर काम कर रही है। जो सावन का महीना है वो शुरू होने वाला है। हालांकि हर हर महादेव के नारे के साथ जो उपाध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के शर्मा, जिनकी तमाम चर्चाएं होती, जिनको लेकर प्रधानमंत्री का खास खास बताया ठीक है गया था, संजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। आगामी खबर पर भी आपकी जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को न्याय दिलाने के साथ ही समस्या के निस्तारण के प्रयास में लगे सीएम योगी प्रदेश के सभी उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सुबह रोजाना अपने कार्यालय में 2 घंटे जनहित के कार्यों का निर्देश दिया करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को भी रोज 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्या सुनने के निर्देश दिए हैं। साथ ही समस्याओं को तत्काल सुलझाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम योगी ने खुद भी रोजाना वो 2 घंटे अपने सरकारी आवास पर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और मौके पर ही उसको निस्तारण का प्रयास होता है। तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए सीएम की अभी से सतर्कता बरत रहे हैं। इसी के तहत राज्य सरकार कोरोना प्रभावित राज्यों से यूपी आने वालों के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट या फिर दोनों डोज वैक्सीन लगवाए जाने का सर्टिफिकेट साथ लाना अनिवार्य कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसके लिए जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रेन, हवाई जहाज, बस आदि से यूपी आने वाले कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को कंटेनमेंट ट्रेसिंग और माफ कीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और जांच इनका जरूर किया जाए। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों के भविष्य के आकलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया। सरकार ने कांवड़ संघों से बातचीत के बाद इस साल भी कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला लिया है। एक दिन पहले ही देश की सर्वोच्चतम न्यायालय ने योगी सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था, जिसके बाद सरकार ने कांवड़ संघों के साथ बातचीत करी। इसके बाद कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया गया। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को पहले ही रद्द कर दिया है। साथ ही ये आदेश भी जारी कर दिया कि अगर दूसरे राज्यों से कांवड़िए उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ में आपको बता दें कि 13 जुलाई को योगी सरकार ने यूपी में 25 जुलाई से होने वाली कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी थी। इसके लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन की शर्त भी रखी गई थी। योगी सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी जाहिर करी। उन्होंने कहा कि आप फिर से पुनर्विचार कीजिए। फिर आंशिक कांवड़ यात्रा की बात सामने आई थी, फिर से कहा गया कि पुनर्विचार कीजिए और उसके बाद आखिरकार योगी सरकार ने फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा रद्द कर दी जाएगी। दूसरी तरफ उत्तराखंड का पक्ष है, उन्होंने कहा है कि जो भी उत्तराखंड की सीमा पर आएगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और टेस्ट में अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजीव जुड़े हुए हैं लखनऊ से, साथ में हमारे साथ देहरादून से मौजूद हैं धनंजय धनंजय शांति हमारे साथ में मौजूद है। संजीव, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। बहुत लंबा पशुपेश का माहौल था कांवड़ यात्रा को लेकर, उत्तराखंड में मना कर दिया गया था। यूपी में जारी की कांवड़ यात्रा, ये कहा जा रहा था कि आंशिक तौर पर शुरू होगी, अब लेकिन फाइनल फैसला आ चुका है, कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया। बिल्कुल पूजा, देखिए चुनावी वर्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा थी कि कांवड़ यात्रा का आयोजन कराया जाए, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर और साथ ही जो पड़ोसी राज्य है उनकी पाबंदी लगाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल बैठक की। मुख्य सचिव आर के तिवारी और उत्तर प्रदेश डीजीपी मुकुल गोयल उसमें मौजूद थे और दोनों नेताओं की लगातार परामर्श के बाद यह तय हुआ कि उत्तर प्रदेश में आगामी सावन के महीने में जो कांवड़ यात्रा आयोजित की जाती है उसको रद्द किया जाता है। सबसे बड़ा दबाव उत्तराखंड पर रहता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांवड़ियों की बात करें तो उत्तराखंड के हरिद्वार से जल लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग आते थे, लेकिन चुनावी वर्ष के बाद जिस तरीके की योगी आदित्यनाथ की मंशा थी कि इस आयोजन को पूरी तरीके से कराया जाए, लेकिन कोरोना का दबाव और पड़ोसी राज्यों की पाबंदी, दोनों चीजें कहीं ना कहीं डोमिनेट करती है इस पाबंदी को लेकर। बिल्कुल संजीव, ठीक बात कह रहे हैं आप कि दोनों चीजों ने कहीं ना कहीं डोमिनेट किया और ये निर्णय आखिरकार लिया गया। धनंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की सीमा में जो भी दाखिल होने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा, साथ में उसको 14 दिनों के लिए क्वारंटीन भी किया जा सकता है। देखिए पूजा, जिस तरह लगातार जो कांवड़ यात्रा की बात करते हैं, कांवड़ यात्रा में लगातार जो उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार कांवड़ यात्रा आती है, यहाँ पर काफी भीड़ इसको लेकर, हालांकि इसको रद्द पहले ही कर दिया था, लेकिन जिस तरह कोविड की तीसरी लहर में तो धनंजय हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से तमाम जो पाबंदियां हैं वो प्रदेश सरकार की तरफ से लगाई गई हैं। संजीव भी हमारे साथ में जुड़े, संजीव भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार। संजीव, इसको किस तरह से आगामी चुनावों के मद्देनजर देखा जाए कि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, ये कहा जा रहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने के लिए कांवड़ यात्रा पर पुरजोर कोशिश कर रही है सरकार की, ये कांवड़ यात्रा हो ही जाए किसी तरीके से। देखो पूजा, देखिए आपने खबर चलाई थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की हो गई है। 3 तलाक की बात करें, लव जिहाद की बात करें या फिर जनसंख्या नियंत्रण के कानून की बात करें, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उसको और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो चाहता था कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का आयोजन कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की थी। हालांकि बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आश्वासन देने के बाद इस पर पाबंदी लगा दिए गए, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इस बात को लेकर दबाव था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को तलब किया, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो जान है उसको जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी। तो हालांकि चुनावी बात से चाहते थे कि कहीं ना कहीं माइलेज दिया जाए इस यात्रा का, क्योंकि जिस तरीके के हर हर ठीक है, महादेव बहुत के नारे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजीव, जानकारी साझा करने के लिए ग्राउंड जीरो से। तो आपने देखा और समझा क्या कुछ मायने थे कांवड़ यात्रा के और किस तरीके से रद्द कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के यूपी के 3 दिवसीय दौरे का आज तीसरा दिन है। प्रियंका गांधी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आवास पर पहुंच गई हैं और वो आज पार्टी के कई पदाधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकती हैं। प्रियंका ने बीते दिन कांग्रेस कार्यालय में
पूर्व सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में प्रियंका ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग आज से 24 घंटे काम करने का लक्ष्य निर्धारित कर लें, न रुकें और न ही डरें। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आपको आगे बढ़ना है, ताकत के साथ आगे बढ़ना है और चुनाव जीतना है। तो प्रियंका गांधी का यूपी दौरा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के घर आज पहुंची हुई है प्रियंका गांधी और इस बीच आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। तमाम पदाधिकारी प्रियंका की अगवानी में मौजूद, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरीके से प्रियंका गांधी कहती नजर आई थी कि न रुकिए, बस आगे बढ़ते रहिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ फोन लाइन पर के अंकुर जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ है अनिल जी। जिस तरीके की तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं बीते कुछ दिनों से, कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में है, लेकिन प्रियंका का 3 दिवसीय दौरे के बाद क्या? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रियंका सुबह नसीमुद्दीन के आवास नेता है जो दरअसल देते आए उनके आवास से वह पत्रकारों से और वो बड़े पदाधिकारी से उनको मुलाकात कर रही थी। उस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि इससे बड़ी उत्तर प्रदेश में संगठन को आगे बढ़ाएंगी, संगठन को मजबूत करेगी, संगठन को गाँव से ले जाएंगी। और जो सबसे बड़ी बात कही कि मजबूत कर रही है, लेकिन जो आज होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी दल से मुकाबला करने में कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो चीजें सब अभी बहुत गलतियों का बात करना नहीं, इसमें उन्होंने विवाद के संकेत दिए हैं कि ये गठबंधन जन्म हो सकता है। तो इस तरीके से तारीख चल रही है। तो लगातार जो अहम मुद्दे होते हैं वो देखो धरती तो सक्रिय रहती है और ये दिख रहा है आज का जो है वो किसी कड़ी का स्वरूप है। तो हमने जो दुनिया कम करने के लिए भी प्रयास किए। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को मलिहाबाद का दौरा किया था, जिस दौरान नेता राजेंद्र चौधरी उनके साथ मौजूद थे। अखिलेश यादव ने कलीम उल्ला के घर पर जाकर उनसे मुलाकात करी थी। तो वहीं अखिलेश यादव ने आम के व्यापार को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा था। आम के बहाने खास यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के जितने भी किसान हैं उसी कारोबार पे पूरा काम करते हैं। इधर कोरोना की वजह से बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है और जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए किसानों को, वो सुविधाएं सरकार नहीं दे पा रही। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मुजफ्फरनगर के सिसौली में नरेश टिकैत ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को देख लिया, जब इनकी सरकार आती है तो किसानों की अनदेखी करते हैं और हमारी सुनती ही नहीं। इसलिए आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय किसान यूनियन अपने उम्मीदवार खुद उतारेगी। किसान प्रत्याशियों को टिकट दिए जाएंगे। नरेश टिकैत, हम ऐसे जनप्रतिनिधि बनाएंगे जिनसे गलती होने पर हमारी पंचायत में इस्तीफा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में महापंचायत होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? नरेश टिकैत ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले हैं, हालांकि पहले कह रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, पवन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो बेहद अहम ऐलान है ये भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव वो जरूर लड़ेंगे और जो महापंचायत होने वाली है उसमें इस बात का फैसला होगा। राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल से ठीक होकर सीतापुर जेल वापस लौटे पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। सपा सरकार के समय में हुए जल निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आजम खान को तलब कर दिया है। 19 जुलाई को आजम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाने के लिए कोर्ट ने सीतापुर के पुलिस अधीक्षक को निर्देशित भी किया है। तो आजम खान को सीबीआई ने तलब किया है, मुश्किलें बढ़ती हुई। तो जल निगम घोटाले में एसआईटी जांच हुई और सीबीआई भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ दौरे पर जाएंगे। सीएम धामी सावन के पहले सोमवार को केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना भी करने वाले हैं। सीएम आज केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद दोपहर में
तिलवाड़ा पहुंचेंगे सीएम धामी। रुद्रप्रयाग जनपद की विकास परक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। इसके बाद सामाजिक और धार्मिक संगठनों से वार्ता करेंगे। सीएम धामी शाम को जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। वहीं आगरा में चोरी और लूट की ऐसी वारदात सामने आई जो आपने कभी नहीं देखी होगी। 25 मिनट के अंदर 17 लाख का सोना, माफ कीजिएगा 17 किलो सोना गायब हो गया। देखिए खास रिपोर्ट। 4 लोग, 25 स्पिनर और 17 किलो सोने के साथ 15 लाख से ज्यादा का कैश गायब। जी हाँ, सही सुना आपने, ये सिर्फ 25 मिनट में हुआ कारनामा है। सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट में। ना कोई रात का अंधेरा, ना कोई सन्नाटा, बल्कि दिन दहाड़े हुई वारदात है। और इस घटना को अंजाम दिया है 4 हथियारबंद बदमाशों ने। आगरा में मणपुरम गोल्ड लोन के कमला नगर ब्रांच में दिन दहाड़े डकैती हुई है। ब्रांच मैनेजर ने रोते हुए पूरी घटना को बताया कि मारपीट करने के बाद कैसे इस पूरी घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। पुलिस ने अच्छा कैसे एंट्री करी इन लोगों ने ये बताओ। चलो आप शांत रहो। नकाबपोश में थी, चेहरा पहचान वो तुमसे मास्क बंद। अच्छा, मतलब मास्क काला रंग का था। सलीप है लेकिन जो फर्स्ट टाइम एंट्री हुई टाइम पता कैसे आया था? लेफ्ट साइड में था, जंक्शन हुई थी, ब्लैक चश्मा और मास्क लगा हुआ था। अच्छा, आपको यहाँ पे गार्ड रहता है कि नहीं? कोई नहीं है सर हमारे यहाँ। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस भी ताबड़तोड़ एक्शन में आ गई। और 24 घंटे के अंदर ही मणपुरम गोल्ड के ऑफिस में दिन दहाड़े हुई इस डकैती में शामिल 2 बदमाशों को पुलिस ने थाना एतमादपुर इलाके में मुठभेड़ के दौरान आखिरकार पकड़ लिया। और तो और 2 का एनकाउंटर भी हो गया है। हम तो यही कहेंगे कि हमारा काम आधा हुआ है। लगभग रिकवरी भी आधी हुई है, बदमाशों की संख्या भी आधी है, जिसपे हम काम कर पाए हैं। और जैसा आपने खुद ही कहा कि 2 से 3 बदमाश अभी शेष हैं। अभी हाफ ऑफ द कैश एंड ज्वेलरी बाकी है जिसको रिकवर करना है। गैंग फिरोजाबाद का है, ये जानकारी हो गई है। गैंग पे अब काम करेंगे, उनके क्रिमिनल हिस्ट्री, उनके कंप्लीस कौन लोग हैं, पुराने किस किस मुकदमों में जेल गए हैं, उस पर हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। जितना डिटेल्स इनके बारे में निकाल सके, प्लस बाकी जो हमारा डिजिटल सर्वेलेंस का तरीका है कि हम एनालिसिस करते हैं, अननोन नंबर्स की वेरिफिकेशंस करते हैं, इन सब पे काम करेंगे। और मुझे जल्दी उम्मीद है कि हम बाकी भी गैंग के लोगों को नेस्तनाबूद करेंगे, पकड़ेंगे, उनकी गिरफ्तारियां करेंगे और रिकवरीज करेंगे। लेकिन इस पूरी घटना में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार मणपुरम गोल्ड कंपनी में कोई भी गार्ड क्यों नहीं था। और दूसरी तरफ एक सवाल खाकी की भी नजर कि आखिरकार क्षेत्र में ऐसी लूट की वारदात कब रुकेगी। जनता टीवी के लिए आगरा से प्रदीप रावत और डेस्क से पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट।